अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको उसका लेक्चर नंबर 6 एंड दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला एंड एप्लीकेशन नंबर सेकंड एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो है टू डिराइव द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्या चीज़ है इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ, जस्ट इट विल टेक 2 मिनट्स। जितने भी नीट के आजकल के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बेटा मोस्टली इस टॉपिक में एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है, देखो बेटा, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। यानी कि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो डिपेंड करती है डिस्टेंस और डिपेंड करती है टाइम पे। सिमिलरली हमारे पास फोर्स हैं, वो डिपेंड करती है मास पे और करती है एक्सेलरेशन पे। ऐसे ही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, वो डिपेंड करते हैं वेलोसिटी पे, मास ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच दिस बॉडी इज मूविंग। ये सारी क्वांटिटीज जितनी भी बेटा हैं हमें कहा जाएगा। तो आप बताइए स्पीड किसके बराबर है। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, लेकिन कैसे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पे है। और ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे mv² डिवाइडेड बाय r पे डिपेंड करता है। ऐसे ही रो जी एच डेंसिटी कैसे उस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी कैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले हमें डिराइव करने हैं। वही है टू डिराइव द रिलेशन, यानी कि टू डिराइव द फार्मूला अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस गिवन होगी, हमें कहना होगा स्पीड का फार्मूला क्या होगा। वेलोसिटी, मास, रेडियस और फोर्स गिवन होगा, हमें बताना होगा इन चारों के बीच में कौन सी रिलेशन है। तो ये चीजें हमें बतानी होगी। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फ्रॉम वेरी बेसिक्स, फिर धीरे धीरे जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हैं, एम्स में क्वेश्चन आए हैं, अभी तक जेडब्ल्यू में आए हैं बेटा इस पैटर्न पे, इस पे वो हम साथ साथ सॉल्व किया करेंगे जैसे पहले पे किए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक्स आपको समझाऊंगा। सबसे पहले गिवन होगी कोई भी क्वांटिटी। गिवन क्या होगा हमारे पास न्यूमेरिकल में, हर एक न्यूमेरिकल के पास गिवन होगा कि एक क्वांटिटी है बेटा, वो क्वांटिटी डिपेंड करती है, वो क्वांटिटी डिपेंड करती है बेटा कुछ क्वांटिटी इस पे। उस क्वांटिटी का नाम मैंने लिया क्यू, जो डिपेंड करती हैं, जिन पे वो डिपेंड करेंगे उनका नाम हम लेंगे फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और जेड। इन तीनों पे डिपेंड करती होगी। हाँ, ये भी याद रखना कि जो क्वांटिटी जिन पे वो डिपेंड करती होगी दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 3, वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी एक लिमिटेशन है बेटा, ये सिर्फ एप्लीकेबल है कि इसके पास वेरिएबल सिर्फ 3 होने चाहिए। ये हमारा सेटअप नंबर फर्स्ट रहेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, जो क्वांटिटी होगी वो पहले लिखनी है, जिन पे वो डिपेंड करते हैं उनको एक्स वाई जेड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटअप नंबर सेकंड, यानी कि यहीं से हमारा सेटअप नंबर फर्स्ट असली स्टार्ट होता है असल में। तो मैं लिखूंगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस X, दिस Y एंड दिस Z। ये तीन इन फिजिकल क्वांटिटीज पे, ये एक इन तीन पे डिपेंड करती है। उसके बाद मुझे नहीं पता ये x रेज्ड पावर 1 है, x रेज्ड पावर 2 है, x रेज्ड पावर 4 है। सिमिलरली y रेज्ड पावर क्या है, z रेज्ड पावर क्या है। इसके लिए हम लिखते हैं बेटा q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लगाएंगे कांस्टेंट, फिर लिखेंगे x, y एंड z। लेकिन इन तीनों का पावर हमें पता नहीं है। यहाँ पे पावर की जगह लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे b, यहाँ पे लिखेंगे c। दिस विल बी आवर सेटअप नंबर सेकंड, दिस इज सेटअप फर्स्ट। नोट डाउन, दिस इज सेटअप नंबर फर्स्ट एंड दिस विल बी आवर सेटअप नंबर, दिस विल बी आवर सेटअप नंबर सेकंड। जो कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे पहले ये सेटअप लिखेंगे फिर ये सेटअप लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद सेटअप नंबर थर्ड, सेटअप नंबर थर्ड, सेटअप नंबर थर्ड, सेटअप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच क्वांटिटी। राइट डायमेंशनल फार्मूला of each quantity, या राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ द साइड्स, या ऑफ ईच क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, ऑन बोथ द साइड्स भी लिख सकते हैं। हाँ, हर एक क्वांटिटी के, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो भी लिख रहे हैं, एक्स के भी, वाई के भी और जेड के भी, हर एक क्वांटिटी के लिखने हैं। हो गए 3 सेटअप्स। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेटअप नंबर 4, सेटअप नंबर 4। सर सेटअप नंबर 4 क्या है, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो यहाँ पे मैथ के डायमेंशंस होने चाहिए वहीं यहाँ भी होने चाहिए, जो लेंथ के यहाँ होने चाहिए वहीं यहाँ पे भी होने चाहिए, जो टाइम के यहाँ होने चाहिए वहीं यहाँ पे भी होने चाहिए। उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, सेम होने चाहिए डायमेंशन, इस साइड भी इस साइड भी। उसके बाद क्या करना है, सिटअप नंबर 5। सिटअप नंबर 5, सिटअप नंबर 5 हमें कहता है, हाँ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, अच्छे से देखना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए कामा बी कामा सी। अब हमारे पास इन पावर्स का वैल्यू आएगा, ए बी और सी के पावर्स का वैल्यू आएगा। जब ए बी का सी का वैल्यू आया बेटा, एंड पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ, फिर है पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, इसका नाम हम देंगे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, in equation number first, we will get our answer, we will get our answer, we will get our answer। ये सारे स्टेप्स याद करके, 5 स्टेप्स याद करके हमारा सॉल्यूशन हर एक न्यूमेरिकल का आएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट करो और अच्छे से मैं रिपीट कर रहा हूं। Q डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई जेड। इनके पावर्स पता नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए पहले कांस्टेंट लिखा, इनके पावर्स पता नहीं, फिर मैंने लिखा ए बी सी क्योंकि ये मुझे पता नहीं है। इसके बाद और एक स्टेप, हर एक क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला लिखने हैं। ठीक है बच्चा, उसके बाद क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला लिखने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करना है। मैथ्स यहाँ पे, मैथ्स यहाँ पे, उनके पावर्स को इक्वेट करना है। लेंथ यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे, उनके पावर्स को इक्वेट करना होगा। टाइम यहाँ, उनके पावर्स को इक्वेट करना होगा। फिर जब इक्वेट किया, फिर हमें निकल के आएगा वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। जब ये वैल्यूज आए उनके यहाँ पे पुट करने हैं, हमें पता चलेगा ए का, एक्स का पावर क्या है, वाई का पावर क्या है, जेड का पावर क्या है। उससे हमें पॉइंट चलेगा ये क्वांटिटी जो है इसका फार्मूला क्या बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलो बेटा, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, जो एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, उसकी मास कितनी है m, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस है r। तो हमारा, मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है। लेट अस कॉल दैट पार्टिकल बेटा, दिस इज पार्टिकल मूविंग इन दिस सर्कल। इस पार्टिकल की मास है बेटा m, ये एक वेलोसिटी से जा रहा है, वो वेलोसिटी है v, और ये एक रेडियस में जा रहा है। इस सर्कल का रेडियस, एक सर्कल में घूम रहा है, उस सर्कल का रेडियस है r। तो इस पार्टिकल को अंदर की कंटिन्यूअसली, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे अर्थ घूम रही है अराउंड द सन, इसको कंटिन्यूअसली अंदर की ओर एक फोर्स लगता है। इस पार्टिकल को कंटिन्यूअसली अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कह रहा है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स मास ऑफ दिस पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस पे डिपेंड करती है। हमें बताना है शॉर्ट में इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। अच्छे से देखना बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला सेटअप क्या फाइंड करना है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे नहीं पता। इसके बाद स्टेप नंबर फर्स्ट, एफ सी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट एम और v और r। ठीक है ना, लेकिन मुझे तीनों के पावर्स पता नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया स्टेप्स, हम लिखेंगे दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ये था हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो ये रहेगा स्टेप नंबर सेकंड, राइट डाउन या राइट डायमेंशनल फार्मूला, formula for each quantity, write dimensional formula of each quantity, of each quantity। हर एक क्वांटिटी
जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया, हर एक क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला लिखने हैं। जरा फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला बताइए बेटा। हाँ सर, मुझे याद है, m1 l1 t⁻⁻², याद है ना बेटा? वेरी गुड। इज इक्वल टू के मैथ्स का डायमेंशनल फार्मूला मुझे नहीं पता, m⁻⁻1 होता है ना बच्चा? और रेज्ड पावर क्या लिखेंगे? रेज्ड पावर ए मैंने पहले ही लिखा है। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी का बेटा l1 t⁻⁻1 होता है। लेकिन सर इतना ही नहीं, इसको रेज्ड पावर क्या लिखना है? b, और r इज रेडियस। रेडियस होती है लेंथ, यहां से यहां तक कितनी लेंथ, यहां से यहां तक कितनी लेंथ, तो इसको लिखना है बेटा लेंथ l रेज्ड पावर 1, और रेज्ड पावर क्या है इसको? c। ये सेटअप है। अब देखो बेटा, यहां पे एज सच रहेगा m1 l1 t⁻⁻², ये एज सच रहेगा। अब देखो इज इक्वल टू के, ऐसे ही ये m a की जगह है बेटा, तो मैं लिखूंगा m रेज्ड पावर a, क्योंकि m रेज्ड पावर 1 इंटू a, दिस इज a। अब देखो ये क्या बनेगा यहाँ पे? l रेज्ड पावर 1 इंटू b, ये बनेगा l रेज्ड पावर b, 1 इंटू b हो गया b, ये बनेगा t रेज्ड पावर -1 इंटू b, ये बनेगा -b। ठीक है ना? और क्या रहेगा? l रेज्ड पावर बेटा 1 इंटू c, ये बनेगा c। अब देखो आगे, इसके आगे देखो बेटा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा m1 l1 t⁻⁻², ये एज सच रहेगा। इसके बाद रहेगा के m रेज्ड पावर a, अच्छे से देखना, m रेज्ड पावर a, यहाँ पे l, इन दोनों की जगह एक ही l, लेकिन क्या लिखेंगे? b प्लस c, बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड, b प्लस c, और t रेज्ड पावर, अच्छे से देखना बेटा, t रेज्ड पावर, t एक ही जगह है, t सिर्फ इस टर्म में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसी भी जगह नहीं है, t रेज्ड पावर -b। अब क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास सेटअप नंबर 2। अब लिखेंगे हम सेटअप नंबर 3। सेटअप नंबर 3 क्या है? अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने अप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जो m का पावर यहां है वही m का पावर यहां होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन इक्वल होगी, तभी ये इक्वेशन बराबर होगी। जो यहाँ पे l का पावर है वहीं यहाँ पे भी l का पावर होना चाहिए, जो यहाँ पे t का पावर है वहीं यहाँ पे भी t का पावर होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन बराबर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो वो सब चीजें करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? दूर से दिख रहा है जरा m रेज्ड पावर 1 और m रेज्ड पावर a, तो a किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। देयरफॉर a शुड बी इक्वल टू 1। a किसके बराबर होना चाहिए बेटा? 1 के। a रेज्ड पावर 1, a रेज्ड पावर b प्लस c। अब आप मुझे बोल सकते हो b प्लस c शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि जो यहाँ पे l का पावर होगा वहीं यहाँ पे भी l का पावर होना चाहिए। और t रेज्ड पावर -2, t रेज्ड पावर -b, अब आप कह सकते हो -b शुड बी इक्वल टू -2, -b शुड बी इक्वल टू -2, माइनस कैंसल, v इज इक्वल टू 2। यानी कि a का वैल्यू आपको पता चला, b का वैल्यू आपको पता चला। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है c का। अगर b का वैल्यू पता है तो यहाँ पे b का वैल्यू पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ b, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ b, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? वी गेट, अच्छे से देखना बेटा, b की जगह लिखेंगे 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू, अच्छे से देखना बेटा, 1, ये प्लस 2 इधर चला जाएगा, ये बनेगा -2, देयरफॉर c इज इक्वल टू -1। आ गए तीनों के तीनों वैल्यूज, a का भी आया, b का भी आया और c का भी आया। अब देखो, अब मैं लिखूंगा पुट, अच्छे से देखना, लास्ट सेटअप, पुट वैल्यू ऑफ a, b, c in equation first. In equation first we get, हमें क्या मिलेगा बेटा? f is equal to k m v and r। f is equal to k m v and r। लेकिन अब a, b और c का वैल्यू पुट करना है। a का कितना आया है?
1 और बी का कितना आया है 2 और सी का कितना आया है -1। लिखने का तरीका f इज इक्वल टू के m रेस्ट पावर 1 की जगह m ही लिख सकते हैं और लिख सकते हैं v स्क्वायर r रेस्ट पावर -1 को इधर ले आओ, ये बनेगा r। दिस विल बी आवर आंसर, यही है हमारा आंसर। दिस विल बी आवर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको नोट कीजिए बेटा। हम लिखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हमें कह रहा है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास of the bob, length L of the thread and the acceleration due to gravity G. Find the expression of time period of the bob. पहले मैं आपको ये न्यूमेरिकल समझा देता हूं बेटा। सिंपल पेंडुलम हम किसको कहते हैं? सबसे पहले सिंपल पेंडुलम हम कहते हैं, ऐसे मान लो मेरे पास ये एक पेंडुलम पड़ा है, ये जो धागा होता है इस धागे को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। ये जो इसको नीचे ये मैस लटकी हुई है इसको हम बोलते हैं बॉब, ठीक है। हाँ, अब जब मैं इसको यहाँ पे उठाता हूँ इसको बोलते हैं इसकी मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, छोड़ के जहां पे जाता है इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जब मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन से बेटा लीव किया, ये चलते चलते गया एक्सट्रीम, फिर से आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ से लीव किया वहां गया और फिर से आया वापस। जब ये यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंचता है फिर यहाँ से बेटा वापस आता है, इसको लगता है कुछ टाइम। वो जो टाइम इसको लगा एक राउंड कंप्लीट करने में उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो कहता है वो जो इसको टाइम लगता है यहाँ से वहां तक जाने में और वहां से यहाँ आने में, वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द थ्रेड, वो डिपेंड करता है बेटा इस लेंथ पे, और डिपेंड करता है ये इस मैस पे, ये लेंथ छोटी होगी या लंबी रस्सी होगी या छोटी, उस पर डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है बेटा मैस ऑफ द बॉब, ये बॉब जो यहाँ पे लटका हुआ है ये भारी है या हल्का है, इसकी मैस पे डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसको नीचे की ओर, इस पेंडुलम को, इस बॉब को जो नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगता है बेटा, और ये उस पर डिपेंड करता है। हमें बताना है ये जो टाइम पीरियड है यहां से वहां तक, वहां से यहां तक, ये इसका फार्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। सोल्यूशन अब हम जानते हैं। सर लिखिए, फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड को फाइंड करना है, ठीक है बेटा। ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मैस ऑफ द बॉब, लिखेंगे सर m, मैस ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों पे डिपेंड करता है। लिखने का तरीका T इज इक्वल टू mLg, है ना बेटा। और लिखेंगे क्या, रेज्ड पावर a, रेज्ड पावर b, रेज्ड पावर c, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे k, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट। अब मैं थोड़ा तेज तेज लिखूंगा क्योंकि अब हमें आते हैं। अब राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच क्वांटिटी, राइट dimensional formula of each quantity, क्वांटिटी या ऑन द बोथ साइड्स। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर टाइम का क्या है, t रेज्ड पावर 1, कोई शक क्योंकि ये तो टाइम ही है, इज इक्वल टू के। मैस का क्या आएगा बेटा, l रेज्ड पावर 1, लेकिन l रेज्ड पावर 1 ही नहीं चलेगा, रेज्ड पावर a लिखना है। l इज लेंथ, लेंथ का l1 आएगा, और रेज्ड पावर क्या आएगा b, g इज बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका आएगा l1, t रेज्ड पावर -2 बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन, लेकिन रेज्ड पावर c। अब देखो यहाँ पे आएगा t रेज्ड पावर 1, ऐसे ही k, ऐसे ही m रेज्ड पावर 1 इंटू a। अब मैं तेज तेज ही थोड़ा लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू a। यहाँ पे बेटा ऐसे ही लिखेंगे l रेज्ड पावर 1 इंटू b, ये तो बनेगा b, ठीक है। अब आएगा बेटा l रेज्ड पावर c, क्योंकि 1 इंटू c हो गया c, और आएगा t रेज्ड पावर -2 इंटू c, दिस विल बिकम -2c, बिकॉज c इंटू -2, दिस विल बिकम -2c। अब देखो ये बनेगा t रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू k m रेज्ड पावर a, और क्या रहेगा l यहां भी, l यहां भी, यहां पे आएगा l रेज्ड पावर b प्लस c, ठीक है बेटा। अब देखो बहुत आसान है, और t रेज्ड पावर -2c। हाँ, अब बोलो स्टेप नंबर 3, ये था सेकंड। अब बोलो कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट, ये भी अब हमें पता है। अब क्या करेंगे, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेटा m है नहीं, l है नहीं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m रेज्ड पावर 0, l रेज्ड पावर 0, t रेज्ड पावर 1, क्योंकि टाइम में सिर्फ टाइम के डायमेंशन है, इनके डायमेंशन नहीं है। ये मैंने क्यों लिखा, इससे हमें थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे m रेज्ड पावर a है और यहाँ पे m रेज्ड पावर 0 है। मैं लिखूंगा therefore a इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे मैथ है ही नहीं, a इज इक्वल टू 0। हाँ, b प्लस सी किसके बराबर होगा सर, b प्लस सी भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ के डायमेंशन हैं, यहाँ पे लेंथ के डायमेंशन 0 हैं, इसके डायमेंशन इसके बराबर होने चाहिए। अब बोलो बेटा -2c किसके बराबर होगा, -2c किसके बराबर होगा, -2c बेटा 1 के बराबर होगा। तो c इज इक्वल टू -1/2। देखो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये -c बना, मैंने माइनस से दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, c इज इक्वल टू -1/2। आ गया c का वैल्यू, वेरी गुड। a का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा therefore b -1/2 इज इक्वल टू 0। सर ये कैसे लिखा, क्योंकि c का वैल्यू आया है, उसका वैल्यू यहाँ पे पुट किया। तो b का वैल्यू कितना आएगा, -1/2 को इधर ले आओ, ये बनेगा +1/2। अब a का वैल्यू भी आ गया, b का भी आ गया और c का भी आया। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लिखने का तरीका t इज इक्वल टू k m l और g, है ना मेरे बच्चा, m l और g। a की जगह क्या 0, b की जगह क्या बेटा 1/2 और c की जगह क्या -1/2। लिखने का तरीका यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, b की जगह 1/2, यहाँ पे -1/2। लिखने का तरीका t इज इक्वल टू k एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, लिखने की जरूरत नहीं है, l रेज्ड पावर 1/2 डिवाइडेड बाई g रेज्ड पावर 1/2, क्योंकि -1/2 को नीचे ले आएंगे, ये बनेगा +1/2। तो t इज इक्वल टू k, l रेज्ड पावर 1/2 को मैं अंडर रूट ऑफ l लिख सकता हूँ और अंडर रूट ऑफ g को g रेज्ड पावर 1/2 को अंडर रूट ऑफ g लिख सकता हूँ। तो लिखने का तरीका t इज इक्वल टू k, दोनों को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ l/g। दिस विल बी आवर आंसर, यही रहेगा हमारा आंसर। जल्दी से नोट करो। फिर हम जब पढ़ेंगे वेव्स एंड ओसिलेशन में हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। वहां पे इस k का जो वैल्यू होता है ये होता है बेटा 2π। वहां जाके हम देखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l/g। इसको भी नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल सेकंड, मैं लेके आ रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, आप इसको नोट कीजिए। चलो बेटा, हम डिफरेंट, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बेटा डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन इसमें से समझ आया, उसका मेथड समझ आया, उस पैटर्न पे भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको आराम से आएंगे। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कंडीशन ये है, आप इन सब वीडियोस को बेटा ऑनलाइन देखा करो, ठीक है। उससे मेरे वॉच आवर्स भी बढ़ते हैं और मेरे वो जो एक क्रेडिट होता है उसका यूट्यूब का, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। तो वो आप देख लीजिए, लाइव देखने की कोशिश कीजिए प्लीज़, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड T, टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। यही क्वेश्चन आपको डिफरेंट पैटर्न पे आएगा। इफ वर्क W, वो 2015 में, ये 2014 में पूछा गया, वो 2015 में पूछा गया। इफ वर्क डन W, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट आर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, वहां पे आएगा सरफेस टेंशन। क्या आएगा, सरफेस टेंशन, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, वो भी हम इसके बाद देखेंगे, पहले ये वाला देखेंगे। क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएगा, ठीक है। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज ये तीन होंगे, तो व्हाट आर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। अब देखो इसका सॉल्यूशन बेटा, हमें इस टाइम डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है, मास का। ये डिपेंड करती है बेटा फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। लिखने का तरीका m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट F, V एंड T, A, B एंड C। अब मैं ये समझाऊंगा नहीं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड्स,
मैथ्स का डायमेंशनल फार्मूला m1 आएगा बेटा, लेकिन लिखूंगा L0 और T0। सर ये क्यों लिखा? क्योंकि L और T के डायमेंशनल फार्मूला है नहीं, इज इक्वल टू K। फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T रेज्ड पावर -2। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं वेलोसिटी का बताओ, वेलोसिटी का बताओ L1 T रेज्ड पावर -1, लेकिन इसका रेज्ड पावर A आएगा, इसका रेज्ड पावर B, और टाइम का T रेज्ड पावर 1 और रेज्ड पावर C। अब आगे देखो, यहाँ पे आएगा m1 L0 T0, दिस शुड बी इक्वल टू बेटा K। यहाँ पे आएगा m रेज्ड पावर A, अच्छे से देखना, m रेज्ड पावर A, L रेज्ड पावर A, T रेज्ड पावर -2A। आएगा या नहीं आएगा? यही आएगा ना मेरे बच्चा लोगों, यही आएगा। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, L रेज्ड पावर B, T रेज्ड पावर -B और T रेज्ड पावर C। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे m नहीं, कहीं पे और m नहीं है, तो लिखने का तरीका m रेज्ड पावर 1 L0 T0 इज इक्वल टू K। ठीक है, m सिर्फ एक टर्म में है तो हम एक ही बार लिखेंगे m, लेकिन रेज्ड पावर A। अब देखो L यहाँ भी और कहीं L नहीं है, लिखने का तरीका L रेज्ड पावर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये बनेगा A प्लस B, है ना बेटा। अब देखो T की हम बात करेंगे, T यहाँ भी, T यहाँ भी, T यहाँ भी, यहाँ पे आएगा T रेज्ड पावर -2A और T रेज्ड पावर -B और T रेज्ड पावर प्लस C। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। अब क्या करेंगे इसके बाद, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब अप्लाई किया तो बोलो A किसके बराबर आएगा, A इज इक्वल टू 1। इसको हम ऑलवेज लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, A इज इक्वल टू 1। अब क्या आएगा दूसरी इक्वेशन, B प्लस C इज इक्वल टू 0, सॉरी A प्लस B। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, L रेज्ड पावर B प्लस C L रेज्ड पावर 0, ये बनेगा A प्लस B इज इक्वल टू 0, A का वैल्यू 1, ये बनेगा 1 प्लस B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू -1। यानी कि हमारे पास A का वैल्यू भी आया 1 और B का वैल्यू भी आया। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर थर्ड बनेगी -2A -B प्लस C इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर होना चाहिए। ये बनेगा -2 इंटू A की जगह क्या लिखेंगे 1, वेरी गुड, माइनस B की जगह क्या लिखेंगे -1, प्लस क्या लिखेंगे बेटा C इज इक्वल टू 0, ये बनेगा -2, ये बनेगा +1, प्लस बनेगा C इज इक्वल टू 0, ये बनेगा बेटा -1 प्लस C इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 1। होप आप लोगों को A का वैल्यू भी समझ में आया होगा, B का वैल्यू भी आया होगा, C का वैल्यू भी आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ A B C इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा। इसको मैं थोड़ा बहुत यहाँ से रब कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से थोड़ा बहुत रब कर देता हूँ बेटा, इस वाले पार्ट को। पुट द वैल्यू ऑफ A B C, पुट द वैल्यू ऑफ A, B, C in equation first, we get, हमें क्या मिलेगा, m is equal to, अच्छे से देखना बेटा, K, F, V और T, लेकिन A की जगह क्या लिखेंगे 1, B की जगह क्या लिखेंगे -1 और C की जगह 1, 1 -1 एंड 1, ये बनेगा m is equal to K, F, T divided by V, this will be our answer। ये रहेगा हमारा आंसर। आंसर तो यही था वहां पे गिवन, आंसर तो यही है हमारे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करेंगे तो ऐसे भी आंसर होगा, ऐसे भी आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कीजिए। मैं लेके आऊंगा और एक न्यूमेरिकल। चलो, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है बेटा, अब देखो जो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अच्छे से देख लेना। ये पूछा गया है नीट 2016 में, और नीट 2017 का जो क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्ट ऐसा ही है, उसको हम इसके बाद देखेंगे, लेकिन पहले इसको करेंगे। बहुत ही इजी है। होप जब हम ये करेंगे वो आप खुद भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक दिखाया, उस पर दूसरा क्वेश्चन आया था, वो आप खुद किया होगा आप लोगों ने, बहुत आसान था, पैटर्न सेम है। अब देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are 3 fundamental constants, which of the following combination gives us the dimensions of length। that means हमें
यहां पे हम सॉल्व करेंगे नीट 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c and gravitational constant g are three fundamental quantities. What are dimensional? What are the following combination of these has dimensions of length? ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। हमें डायमेंशन फाइंड करने हैं लेंथ के, तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। अच्छे से देखना बेटा, L is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट h। पहले इसके डायमेंशन हम निकाल चुके हैं बेटा। स्पीड ऑफ लाइट मान लो बेटा c, और किस पे, फंडामेंटल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इन तीन पे डिपेंड करता है। तो लिख सकता हूं L इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, h, c और g, यहाँ पे क्या लिखेंगे a, b एंड c, ठीक है ना। वेरी गुड। अब हमें इन सब क्वांटिटीज के डायमेंशंस पता होने चाहिए। सबसे पहले आप बताएंगे लेंथ का क्या है। सर लेंथ का है m0, मैस है नहीं, l रेज्ड पावर 1 और t रेज्ड पावर 0, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ है, इज इक्वल टू k। हाँ, अब आप मुझे बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट क्या क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जल्दी से आप बता सकते हो बेटा। दिस इज इक्वल टू m रेज्ड पावर 1, L raised power 2, T raised power -1. This is dimensional formula for Planck's constant or raised power A. C is speed, इसका आएगा L1, T raised power -1, है ना बेटा। ये है स्पीड का raised power B। अगर नहीं भी पता होगा E is equal to h न्यू से हम Planck's constant का निकाल सकते हैं। और G is acceleration due to gravity। इसका देखो कैसे आप याद रखोगे, या तो निकालो या तो अगर याद है तो ठीक है, लिखेंगे M, L और t, ठीक है बेटा। इसमें इनके डायमेंशंस आते हैं mlt में, तो m रेज्ड पावर -1 होता है, t रेज्ड पावर -2 होता है और a रेज्ड पावर +3 होता है। 1, 2 एंड 3 में इसके डायमेंशंस आते हैं, लेकिन 1 और 2 दोनों माइनस में और l है बेटा प्लस में, और रेज्ड पावर आएगा c, ठीक है। इसको निकालना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रिक में बता दिया। तो ये रहेगा m0, l1, t0, ठीक है, और आएगा बेटा k, यहाँ पे रहेगा m रेज्ड पावर a, तेज तेज में करूंगा बेटा, m रेज्ड पावर a, l रेज्ड पावर 2a, t रेज्ड पावर -a, है ना। तो ये रहा इन तीनों का। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा l रेज्ड पावर b, t रेज्ड पावर -b, और यहाँ पे क्या आएगा m रेज्ड पावर -c, l रेज्ड पावर 3c, t रेज्ड पावर -2c, है ना। अब देखो इसके बाद हमें फाइंड करना है m किस किस टर्म में है। ये ऐसे ही रहेगा m0, l1, t0, ये ऐसे ही रहेगा k, m यहाँ पे और यहाँ पे है, तो लिखेंगे m रेज्ड पावर a c, तो ये आ गया a, l यहाँ भी, l यहाँ भी, l यहाँ भी, तो लिखेंगे l रेज्ड पावर, यहाँ पे क्या है बेटा 2a, यहाँ पे l का पावर क्या है +b, और यहाँ पे l का पावर क्या है +3c, यहाँ पे l खत्म हो गया। अब t लिखो, t यहाँ पे देखो t का पावर कितना -a, यहाँ पे t का पावर कितना -b, यहाँ पे t का पावर -2c। इससे हमारे वैल्यू आए m के भी, l के भी और t के भी। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि m रेज्ड पावर दिस, m रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन मुझे जल्दी से बताओ, -2a, सॉरी ये है 2a प्लस है b प्लस है 3c, ये किसके बराबर आएगी 1 के बराबर, क्योंकि a रेज्ड पावर 1 है। तो ये बताओ तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, -a b -2c, ये बराबर आएगी 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सच हमें डायरेक्ट a b और c के वैल्यूज नहीं आए, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ये आप लोगों ने नोट किए होंगे। तो इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम ऑलवेज लेते हैं फर्स्ट, कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। 4 इक्वेशन अब हमारे पास है। अगर मैं इन दोनों को सिंपल ऐड करूंगा, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को, सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालना है a b और c के, मैं लिखूंगा एडिंग
एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मैं ऐड करता हूं। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी। और क्या आएगा, माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 1। जरा इनको ऐड करके दो, 2a माइनस a, ये बचेगा बेटा a, ये बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा c इज इक्वल टू 2, यानी कि a प्लस c इज इक्वल टू 2। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 5th। एक इक्वेशन आ गई a माइनस c इज इक्वल टू 0, दूसरी आ गई a प्लस b इज इक्वल टू 2। जब मैं अब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को सिंपल एडिशन करूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा एडिंग। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अच्छे से देखना, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 2। तो a और a ये बनेगा बेटा 2a, इनको ऐड करना है, ये बनेगा 2a प्लस बनेगा 0 इज इक्वल टू बनेगा 2। तो a बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1। अब आ गया हमारे पास a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना 1। अब हम c का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, यहां पे पुट करो या इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। तो मैं लिख सकता हूं बेटा a का वैल्यू 1 माइनस c इज इक्वल टू 0 माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, सी इज इक्वल टू 1। अब a का वैल्यू भी मेरे पास आया, a का वैल्यू 1 आ गया और c का वैल्यू भी 1 आया। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 1, हम देखेंगे वहां पे 4 ऑप्शन में कहां पे h रेज पावर 1 है और g रेज पावर 1 है, हमारा आंसर वही होगा। अगर ऐसा नहीं है, 2-3 ऑप्शन में 1 1 है, तो फिर हमें b भी फाइंड करना पड़ेगा। तो b का वैल्यू कहां पे फाइंड करेंगे, इस वाली इक्वेशन में भी कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 into 1 प्लस b का पता नहीं है 3 और c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू भी बेटा 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 1। तो लिखने का तरीका बेटा 2 into 1 है बेटा 2 प्लस आएगा b प्लस आएगा बेटा 3 इज इक्वल टू आएगा 1। 2 प्लस 3 कितना होगा 5 इज इक्वल टू 1, ये बनेगा b प्लस बनेगा 5 इज इक्वल टू 1। तो b बनेगा बेटा -4। तो जब हम पुट करेंगे ए बी सी का यहाँ पे, तो यही इक्वेशन हमारे पास बनेगी, यही इक्वेशन हमारे पास आएगी बेटा। L इज इक्वल टू के h रेज्ड पावर 1, c रेज्ड पावर -4 और g रेज्ड पावर 1। लिखने का तरीका L इज इक्वल टू के एच जी डिवाइडेड बाई c रेज्ड पावर 4। दिस विल बी आवर आंसर। इसमें आपको मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ये लगा होगा बेटा ए बी और सी के वैल्यूज फाइंड करना, वो हमें कहीं भी इन इक्वेशंस को अरेंज करना, यहाँ पे पता चलता है आपका मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग है। ठीक है बेटा, बाकी न्यूमेरिकल्स में लेके आऊंगा इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। ठीक है ना बेटा।